हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एनपीओ की बैलेंस शीट समझ सकते हो। चलिए शुरू करता हूँ आज के इस टॉपिक को। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करने में झिझकना मत, तुरंत कमेंट करो, इमीडिएटली जवाब मैं आपको देने के लिए तत्पर मौजूद हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बच्चा, मीनिंग, फॉर्मेट, इंपॉर्टेंस एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। देखिए, इन सबसे अच्छा है कि मैं आपको बताऊं कि जब भी आप एनपीओ की बात कर रहे हैं तो आपको बच्चे दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी। एक ओपनिंग बैलेंस शीट, क्या बनानी पड़ेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट। और एक बनानी पड़ेगी बच्चा क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होता है अंतर? देखो बच्चे, होता क्या है, बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश है, बिजनेस चल रहा है। अब क्या होगा कि आपको कैपिटल नहीं पता। आपको तो हमेशा जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा वो क्लोजिंग का दिया जाएगा, और हो सकता है आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को भी कह दे। तो अब बिना क्लोजिंग बैलेंस शीट के या बिना क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन के या बिना ओपनिंग कैपिटल के क्या आप कोई भी इनमें से बना सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट के कुछ डेटा नीचे एडजस्टमेंट में देगा और ओपनिंग बैलेंस शीट का कुछ डेटा देगा, लाइक लायबिलिटी बता देगा, असेट बता देगा, लेकिन आपको कैपिटल नहीं बताएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा? कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? असेट हमें पता होंगे, लायबिलिटी हमें पता होगी। तो हमने बचपन में एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हाँ या ना? तो जो भी बैलेंस होगा, क्या होगा बच्चा? बैलेंस, वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगा। क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। और फिर इस ओपनिंग कैपिटल को यूज़ करते हुए हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट कोई अंतर नहीं होता। जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट होती है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, सभी लायबिलिटीज डेबिट में, सभी एसेट्स क्रेडिट में। चलिए देखिए जरा, समझिए। ओपनिंग बैलेंस शीट, इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर टू असरटेन द कैपिटल फंड। जो कैपिटल होता है वो नहीं गया होता, इसीलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या है, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके लिए। फिर एक्सपेंस, इनकम, स्पेशल रिसिप्ट, सरप्लस, डेफिसिट, एसेट, लायबिलिटी, लोन, एडवांस। बचा, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, 11th क्लास से, है नहीं? अब देखो क्या करा, बैंक ओवरड्राफ्ट इधर, आउटस्टैंडिंग इधर, अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस है तो इधर, कैश इन हैंड, बैंक, एसेट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट इधर लिख के जो भी डिफरेंस बचा वो हमारा क्या हो गया? कैपिटल। क्या हो गया बच्चा? आगे समझिए। फिर अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग की तो फिर समझो, और जो ओपनिंग क्लोजिंग वाला ट्रीटमेंट मैंने आपको ऊपर बताया, बिगिनिंग एंड, है नहीं? तो बिगिनिंग वाला बिगिनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाला एंड बैलेंस शीट में। देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत हो, जल्दी समझो। ये सिखाया था, कोई भी चीज़ अगर कोई एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग है, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी बनेगा। अगर कोई एक्सपेंस है, प्रीपेड है, क्लोजिंग है, तो एंड की बैलेंस शीट में एसेट बनेगा। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखना बच्चा। अब इसके बाद बच्चा देखो, अगर कोई चीज़ है डेप्रिसिएशन वगैरह, जैसे 11th क्लास में आप बैलेंस शीट सीख के हो, सेम वैसे ही है, इसमें कोई और चेंज नहीं है। अगर बैलेंस शीट आप लोग थोड़ी सी भूल चुके हो तो देखो समझ लो, पहले लिखते हैं हम फिक्स्ड एसेट, जैसे बिल्डिंग हुआ, कोई बिल्डिंग परचेज हुई तो प्लस होगा, और अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो माइनस होगा। फर्नीचर है, अगर कुछ परचेज हुआ तो प्लस, और डेप्रिसिएशन है तो माइनस। करंट एसेट में आपको पता है, कैश इन हैंड, बैंक, सब्सक्रिप्शन, एरियर। एरियर का मतलब अक्रूड, अगर कुछ मिलना बाकी है तो वो इधर आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड है कोई तो इधर आएगा। अब फिर अगला आता है बच्चा हमारा फंड बेस अकाउंटिंग। देखो फंड बेस अकाउंटिंग को समझो क्या होता है। देखो बच्चे, होता क्या है फंड बेस में, हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं उसके लिए एक फ़ंड रखते हैं। फ़ंड को हम अगर आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो एक तरीके से हम रिज़र्व मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, रिज़र्व समझो एक तरीके से। जैसे अगर मैंने मान लो कहा बिल्डिंग फंड, क्या कहा आपसे? बिल्डिंग फंड। तो अब हमारे पास बिल्डिंग फंड में सपोज 1 लाख रुपए पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 1 लाख रुपए, है ना? तो मतलब बिल्डिंग से जितने भी खर्चे होंगे वो इस फंड में माइनस होंगे, बिल्डिंग की कितनी भी इनकम होगी वो इस फंड में प्लस होगी। अगर मान लो अब मुझे कहीं से डोनेशन मिल गई, ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, 10,000 रुपये की डोनेशन आई है। हमने क्या किया, चलो भाई 10,000 को हम यहाँ पे प्लस कर लेते। तो अब हमारे पास टोटल बिल्डिंग फंड कितना हो गया? 1,10,000। अब बिल्डिंग में मान लो हमारा खर्चा हो गया एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग,
जितने भी बिल्डिंग पर खर्चे होंगे वो सब इसी फंड से माइनस किए जाएंगे। बस यही एक सिंपल सा फंड। मान लो हमारा बिल्डिंग पर खर्चा हो गया 1 लाख, कितना खर्च हो गया, तो ये जो 10,000 बचा हुआ है इसको हम बिल्डिंग फंड के रूप में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड में। अब मान लो सपोज कंडीशन चेंज हो जाती, ठीक है ना, वाइसे वर्सा कर लेते हैं। अगर हम सपोज कंडीशन अगर रिवर्स होती, मतलब हमारे पास टोटल बिल्डिंग फंड तो पड़ा था 1,10,000 और हमारे बिल्डिंग के एक्सपेंस आ जाते 1,20,000, तो माइनस करने पे आंसर माइनस का 10,000 आता है, नहीं आता? इट मीन्स कि फंड से ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो जब भी निगेटिव बैलेंस बचेगा बच्चा, तो ऐसे में हम इसको दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में। कौन सी साइड में? एक्सपेंस साइड में। ये चीज़ क्लियर है? इसी को कहा जाता है बच्चे फंड बेस अकाउंटिंग। क्या कहा जाता है? फंड बेस अकाउंटिंग। आइए जरा समझिए, देखिए। It is an accounting method of practicing followed a preparation account which amount fund available for specific purpose। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जितने भी फंड अवेलेबल है उसी में से सभी एक्सपेंस को माइनस किया जाएगा और सभी रिसिप्ट को प्लस किया जाएगा। ठीक है। कैटेगरी टाइप ऑफ फंड इन केस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड फंड एंड जनरल फंड इन कंपैरिजन टू, हम कह सकते हैं स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड। कोई भी अगर कहीं खर्च हो सकता है उसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड कहते हैं। और अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टेड फंड या स्पेसिफिक फंड, तो मतलब जिसके आगे मेंशन कर दिया जाए, जैसे इंडोमेंट फंड, एन्यूटी फंड, लोन फंड या प्राइस फंड, तो ये प्राइस फंड सिर्फ और सिर्फ काहे में खर्च होगा? प्राइस देने में। इसके अलावा हम इस पैसे को कहीं और यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चा? ऐसे ही एमसीक्यू बन सकता है आपको कि जैसे आपका टूर्नामेंट फंड है 50,000, सेल टिकट करी तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा, 20,000 जुड़ गया। फिर डोनेशन वगैरह आपको मिली कहीं से, ये भी प्लस किया, तो टोटल आपका हो गया 74,000। अब उसमें 10,000 एक्सपेंस माइनस होगा, तो एक्सपेंस माइनस होने के बाद आपके पास आया कितना? 64। तो इसको आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में। पर यहाँ मान लो एक्सपेंस हो जाते 80,000। कितने हो जाते? 80,000। मतलब 74,000 टोटल फंड में पड़ा है और 80,000 आपको खर्च कर देना है, तो ऐसे में 6,000 माइनस का आता। तो इस माइनस के अमाउंट को आप दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहाँ दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है। सेम वही तरीका। अब बच्चा जैसे कैपिटल की अगर हम बात करें, तो कैपिटल फंड हमारा इतना है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वगैरह के लिए आपको जो मिला कैपिटल में जोड़ दिया आपने। फिर बिल्डिंग फंड आपका इतना था, टोटल इतना हो गया, जो खर्च हुआ वो माइनस करके आपने इजीली दिखा दिया। क्लियर है बात? डाउट है? आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चा आता है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं से एंट्रेंस या एडमिशन फीस मिल रही है, देखो कोई ज़िंदगी भर की एडमिशन फीस एक साथ नहीं देता, कोई एंट्रेंस फीस एक साथ नहीं देता, तो मतलब ये रिवेन्यू इन नेचर है। कैसा है बच्चा? रिवेन्यू। एक पर्टिकुलर ईयर का है, इसीलिए इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे। लाइफ मेंबरशिप, लाइफ लॉन्ग की बात होगा, यानी कि ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा। क्लियर है बात? आगे देखिए। अब मान लो डोनेशन है, डोनेशन मैंने आपको समझाई थी। अगर इस जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और अगर बच्चा स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करके आओगे। ठीक। अब बात करें लेगेसी की। जैसे मान लो कोई आदमी मरने वाला था, तो उसने अपनी विल में कुछ पैसा किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को या किसी को कुछ दान कर दिया, लेगेसी में मिल रहा है, विल के थ्रू, है ना, मतलब वो जो वसीयत होती है उसके थ्रू। तो अब उसमें भी ये मेंशन होता है कि स्पेसिफिक पर्पज है। कैसा? अगर मान लो मैंने कहा कि मैं अपनी मरने के बाद मेरी जितनी जायदाद है उसे मैं एक एनजीओ को देना चाहता हूँ, जो एनजीओ सिर्फ और सिर्फ गरीब लड़के लड़कियों की शादी कराने का काम करता है। तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि गरीब बच्चों की शादी कराने के लिए अगर पैसा चाहिए तो मेरा ये पैसा यूज़ कर लिया जाए, स्पेसिफिक पर्पस। और मैं ऐसे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाता अगर, तो ये मेरा जनरल पर्पस हो जाता है। ठीक है। फिर आता है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखो, एक होता है मटेरियल कंज्यूम्ड। किस तरीके से हम मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, जरा इसको सीख लो बच्चा। मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे बच्चे? ओपनिंग स्टॉक। फिर बच्चा इसमें आप प्लस करोगे परचेज। क्या प्लस करोगे? परचेज। फिर इसमें आप प्लस करोगे डायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर बच्चा आप इसमें माइनस कर दोगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक को। किसको माइनस कर दोगे? जो भी निकल के आएगा वो होगा आपका मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या कहलाएगा बच्चा?
और मटेरियल कंज्यूम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, इट मीन्स एक्सपेंस साइड में शो करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन। इसको हम किस तरीके से शो करेंगे बच्चा? लाइक डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत है बच्चा? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एनपीओ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन वगैरह की बात कर रहा है बच्चा, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्लियर है? तो बच्चे इसी के साथ हमारी ये जो पहली यूनिट है ख़त्म होती है और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को। क्लियर है? अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा हो सकता है प्रमोट कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए जुड़े हुए हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।